तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले कुछ अच्छे सवालों के जवाब दिए जाएं, और वो सवालों के जवाब उस बात पे डिपेंड करते हों कि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। तो सबसे पहले ये पूछा गया कि सॉइल को, मिट्टी को कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सॉइल को, मिट्टी को कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो कहा सॉइल दरअसल रेत के कण होती है। रेत के कणों में जब एक ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, खराब हो रहा, सड़ रहा ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, तो रेत फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट होती है। तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए ज़रूरी है कि वेजिटेशन चाहिए, और वेजिटेशन के लिए क्लाइमेट जहाँ बारिश अच्छी होती हो वो चाहिए। टोपोग्राफी भी अच्छी हो, मतलब बहुत ढलान ना हो, बार बार सैलाब ना आते हो, वरना वो सारा बहा के ले जाएगी। और वेजिटेशन के लिए रेनफॉल की भी ज़रूरत है, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत है। रेनफॉल जितना ज़्यादा होगा उतना घना वेजिटेशन, उतनी पत्तियाँ और पेड़ की टहनियाँ टूट कर गिरेंगी, उतने चरिंद और परिंद अपना एक्सक्रीटा वहाँ डालेंगे, और ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर बनाता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को और फर्टाइल करती है। तो रेनफॉल इज मोर इम्पॉर्टेंट, रेनफॉल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चाहिए लेकिन बारिश अच्छी खासी चाहिए, तभी वेजिटेशन अच्छा खासा होगा, और जितना अच्छा वेजिटेशन होगा उतना अच्छा सॉइल में ह्यूमस होगा। तो ऐसा कहते हैं कि एक्सेप्ट इन हिमालयाज को छोड़ दिया जाए तो रेनफॉल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द टेम्परेचर। जितना रेनफॉल उतना वेजिटेशन, जितना वेजिटेशन उतना ह्यूमस। और सीजन कैसे होते हैं वहाँ, सीजनल रेजिम कैसा होता है, ड्राई सीजन का क्या लेंथ होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्राई सीजन का जो लेंथ होता है उतना आप ग्रो नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सॉइल जो है वो डिके होती है, डिकम्पोज होती है, सूरज की वेदरिंग में और टूटती है। टेम्परेचर जितना होता है उतने रॉक्स एक्सपांड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टूटते हैं। पर इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला डिटर्मिनेंट है, नो डाउट हम उसको रेनफॉल कहते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। रेनफॉल किसी किसी जगह जो कोस्टल एरियाज के करीब हो, माउंटेन का बैरियर हो, जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। 200 के ऊपर कोई भी चीज़, 200 प्लस सेंटीमीटर अगर रेनफॉल का हो तो उसके ऊपर की कोई भी चीज़ वो एवर ग्रीन होती है, मतलब उसमें पत्तियां हमेशा हरी होती है। पहला सवाल दिमाग में जो आना चाहिए वो ये है कि सर क्या ये पत्तियां कभी नहीं झड़ती? नहीं, झड़ती हैं, गिरती हैं, लेकिन इनका तुरंत रिप्लेसमेंट भी हो जाता है नई पत्तियों से, इसलिए इनका गिरना नज़र नहीं आता, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन कहते हैं। और एवरग्रीन को एवरग्रीन बनाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, कम से कम 200 प्लस सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए। 200 से 100 तक ये डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडुअस का मतलब होता है कि सूखे के सीजन में जब बारिश नहीं हो रही तो ये पेड़ अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, गिरा देते हैं। लीव्स दे फॉल ऑफ एट द मैच्योरिटी। और जब बारिश का सीज़न आता है तो ये लीव्स अपने आप को खिलकर खूब सारा फोटोसिंथेसिस करके बहुत सारा खाना बना के वो ट्रीज के अंदर स्टोर करती हैं। तो 100 से 200 सेंटीमीटर को हम कहेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर हम एक लाइन खींच दें और 150 कर दें तो 150 से 200 होगा मॉनसून या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका मतलब है यहाँ पर पत्तियाँ झड़ने का जो वक्त है, ड्राई सीजन का जो वक्त है वो कम होगा, क्योंकि मॉइस्ट है, ज़्यादा रेन है, 150 से 200 है। तो 8 वीक्स के लिए, 2 महीने के लिए ही सिर्फ पत्तियाँ गिरती हैं, मतलब द प्लांट्स द शेड ऑफ देयर लीव्स ओनली फॉर 2 वीक्स है। लेकिन 100 से 150 सेंटीमीटर यानी पानी बहुत कम है, तो 11 वीक्स से 14 वीक्स के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में कितनी कम बारिश हो रही है, वहाँ पर वो पत्तियाँ झड़ जाती हैं, मतलब द लीव्स द फॉल ऑफ एट मैच्योरिटी।
तो 100 से 150 ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं हम उसको, और 150 से 200 को हम कहते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस के नीचे हमको मिलता है ट्रॉपिकल सवाना, और हम सवाना जानते हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी से। ऐसा है कि जैसे दो ट्रीज के बीच में बहुत गैप है, उसके बीच में ग्रासेस है, और 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में ट्रॉपिकल सवाना या ड्राई डेसिडुअस, यानी यहाँ पर पत्तियाँ वाटर को कंजर्व करती हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को कंजर्व करती हैं। तो पत्तियाँ अपने आप को रोल करके एक खास तरह के कांटे जैसा बना देती है। ये कांटा आपने हाथ में लेकर देखा है जब कैक्टस आपने हाथ में लिया है। और 50 सेंटीमीटर के नीचे तो बिल्कुल रेगिस्तान है, थॉर्नी स्क्रब है, गलती से कहीं छोटी सी एक झाड़ी मिल जाएगी कटीली, लो ओपन बुश बिल्कुल खत्म हो जाता है। वेरी लेस रेनफॉल आते आते तो सैंडी डेजर्ट रेगिस्तान आ जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इन फॉरेस्ट्स का बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा ही नहीं है। हायर एल्टीट्यूड्स, मतलब जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं हिमालयाज में, वैसे वैसे भी फॉरेस्ट के टाइप्स बदलते जाते हैं। ना सिर्फ हिमालयाज में, अगर हिल बड़ी है पेनिनसुला में, तो पेनिनसुला में भी जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे एलिवेशन और एल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे फॉरेस्ट के टाइप्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो नीचे ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस होता है, थोड़ा ऊपर आने पे जहाँ पानी अच्छा है वहाँ ट्रॉपिकल मॉइस्ट हो जाता है, फिर ट्रॉपिकल से वो धीरे धीरे सब ट्रॉपिकल हो जाता है, सब ट्रॉपिकल से फिर वो टेम्परेट, क्यों ठंडी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एलिवेशन में वहाँ पर टेम्परेचर्स कोल्ड हो रहे हैं, टेम्परेट। और फाइनली सबसे ऊपर एल्पाइन फॉरेस्ट होता है। एल्पाइन का नाम आता है एल्प्स से, मतलब यूरोप के जैसा फॉरेस्ट होता है। सॉइल के अंदर जो चेंजेस हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो होते हैं, लेकिन वो वेजिटेशन का ऑर्गेनिक मैटर जब सॉइल में टूट कर गिरता है तो वो भी कई तरह की अलग अलग सॉइल्स बनाता है। तो इसलिए हमें सॉइल के चैप्टर से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखना पड़ेगा, और ये बहुत इजी चैप्टर है, इसे